अब आपकी भाषा में कहूँ तो केशव सिंह जी ने सब्सक्राइब बटन दबा दिया है। बेल आइकॉन जो है मैं आपको खरमास बाद दही चूड़ा के बाद दबा के दूंगा। भंटा समझते हैं? भंटा बोलते हैं गोल वाले बैंगन को जी। भंटा के ऊपर आपने कभी मकई का बाल देखा है? तो मैंने तो नहीं देखा, बट वैसा एक खगोलीय घटना चिराग पासवान के इर्द गिर्द हमेशा रहती है। तो जो भंटा जो है, जो एक भंटा नुमा जो एक इंसान है, उस इंसान के कहे पे जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, या जो लोगों की कभी किसी का कद छोटा होता है, कभी किसी का पद छोटा होता है, कभी किसी की कुर्सी पे आफत होती है, संगठन में खुद में आपस में, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते चिराग पासवान जी को अपने कप्तान के लिए दो शब्द उन्होंने आकर के खड़े हुए अपने कप्तान के कंधे पे हाथ रखे, नहीं है ऐसा ही बात नहीं है, नहीं हुए। फलाना संगठन आप छात्र से उठा के युवा में डाल दीजिए, युवा से उठा करके मेन विंग में डाल दीजिए, मेन विंग से उठा करके आईटी में भेज दीजिए। ये केवल वह टोपी ट्रांसफर का गेम करने से नया संगठन नहीं बन रहा है। वहां 6% का वोट बैंक है, और उसमें अगर आप वहां जो उस पर्टिकुलर सीट की मैं बात करूं जहां के 15% के आसपास से ऊपर के 15,000 के आसपास, सॉरी, वहां पे पासवान समुदाय के वोटर थे, आपको उनका वोट नहीं मिला। ये युवा सम्राट श्री चिराग पासवान जी, क्या अगर मान लीजिए किसी गठबंधन से फैसला अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है, माने समझौता उनका, तो क्या 40 की 40 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे? उन्हें 40 लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। अगर बिहार में नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान जो हैशटैग चलता है, अगर आपको बनाना है तो आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? आपको कम से कम नहीं तो भैया 243 सीट पर तो आप लड़ेंगे। 243 कैंडिडेट हैं आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी मयंक मौली हैं। मयंक मौली कभी चिराग पासवान के विश्वस्त सिपाह सलार हुआ करते थे, भरोसेमंद सिपाह सलार हुआ करते थे। पार्टी छोड़ी, चिराग पासवान की पार्टी छोड़ी और रालोसपा का दामन थाम लिया। अब जैसे ही रालोसपा का दामन थामा है, कई तरह के खेल की खबरें आ रही हैं और कई तरह के खेल का दावा है। हम नहीं कर रहे जो दावा है वो बिल्कुल सही है या जो कहा जा रहा है वो होने जा रहा है, हम बस उस दावे की बात करेंगे। मयंक मौली ने जब से पशुपति पारस की पार्टी ज्वाइन की है, पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, यह शुरुआत है, अभी और झटके लगने चिराग पासवान को बाकी हैं। और कल एक दावा सामने आया है कि 11 लोग, 1 दर्जन लोग चिराग पासवान की पार्टी के दिल्ली में जमे हुए हैं और पशुपति पारस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर तो यह दावा किया है केशव सिंह ने, रालोसपा के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। अब मयंक जी से इस पर भी बात होगी दोबारा, और दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं, उस पर बात होगी। लेकिन मयंक जी, ये बड़ी टेंशन दे दी है आपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, आपकी पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। ये 1 दर्जन लोग जमे हुए हैं दिल्ली में, लगता नहीं ये कोई बड़ा दावा कर दिया, ये कोई राजनीतिक बयान है या वाकई इतना बड़ा खेल कर दिया है? अब आपकी भाषा में कहूँ तो केशव सिंह जी ने सब्सक्राइब बटन दबा दिया है। बेल आइकॉन जो है मैं आपको खरमास बाद दही चूड़ा के बाद दबा के दूंगा। तो बेल आइकॉन जब आएगा, नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लिस्ट लंबी है, सूची काफी लंबी है। कुछ लोग तो सीधा संपर्क में हैं, कुछ वाया मीडिया संपर्क में है, लेकिन लोग हैं, लोग में नाराजगी है। नाराजगी की सबकी मूल वजह अगर आप देखें कंसोलिडेट करके, तो सबकी वजह मूलतः एक ही है, सम्मान नहीं मिलता है। वहां दिक्कत यह है कि लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, लोगों को काम का रिकॉग्निशन नहीं है, क्योंकि वहां पे जो तंत्र हावी है, जो डी फैक्टर जो हावी है, वो डी फैक्टर बड़ा खराब है। ठीक है, डी फैक्ट माने जो क्या कहा जाए, भंटा समझते हैं? भंटा बोलते हैं गोल वाले बैंगन को जी। भंटा के ऊपर आपने कभी मकई का बाल देखा है? तो मैंने तो नहीं देखा, बट वैसा एक खगोलीय घटना चिराग पासवान के इर्द गिर्द हमेशा रहती है। तो जो भंटा जो है, जो एक भंटा नुमा जो एक इंसान है, उस इंसान के कहे पे जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, या जो लोगों की कभी किसी का कद छोटा होता है, कभी किसी का पद छोटा होता है, कभी किसी की कुर्सी पे आफत होती है, संगठन में खुद में आपस में कहिए कि तो आपने पार्टी छोड़ दिया, भंटा सीधे नाम भी ले सकते हैं आप ना। नाम मैं क्यों लूंगा भैया? नाम क्या है? मैंने बोला मैं डी फैक्टर वाले लोगों का नाम नहीं लेता हूँ। डी फैक्टर आप अच्छे से समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट आप खुद समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो वैसे लोग जब तक हावी रहेंगे किसी भी दल में, हमारे यहाँ थे, हमने निजात पा लिया भैया, हमारे से निजात पा चुके हैं हम, उन्हीं को मुबारक हो। वो फैक्टर वापस से एक्टिव है और मूल कारण है कि आजकल जो भी आपको अतरंगी फैसले जो भी देखने को मिल रहे हैं उनके शिल्पकार वही हैं। अब आप अपने संगठन में अब आप आपस में ही कंपटीशन करा लीजिए। मैंने तो कभी भी ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं देखा जहां की खुद के संगठन में ही आपस में इतना कंपटीशन करा दो, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता जिसे कहते हैं, आप करा दीजिए कि लोग आपस में ही इतना लड़ भुड़ जाए कि मतलब आगे कोई सोच ना पाए। ये कॉर्पोरेट में होता था पहले कि चलिए 4 टीमें बना दी गई, 4 टीमों को लड़ा दिया गया आपस में, जो भी आउटपुट आएगा अल्टीमेटली सेल्स पे कहिए कि फिगर्स दिखेंगे और फायदा होगा। तो राजनीतिक दल और कॉर्पोरेट कंपनी में अंतर होता है, इसीलिए मैंने उस दिन गिरोह शब्द का इस्तेमाल किया था। एक राजनीतिक पार्टी ऐसे नहीं चलती है। जब तक आप कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में जुड़ता है तो वो सम्मान के लिए जुड़ता है, सबसे मूल चीज सम्मान होती है, उसके काम का रिकॉग्निशन के लिए जुड़ता है। यहाँ काम करने वालों की जहाँ पूछ नहीं होगी, जहाँ पे सिर्फ चाटुकार और दलाल सरीखे शब्द, वही डी फैक्टर में बोली देता हूँ, दलाल सरीखे लोगों की अगर पूछ होगी तो वहां पे जो भी काम करने वाले लोग हैं वो तो हतोत्साहित महसूस करेंगे ही। तो क्या इसमें संशय की बात है कि अगर 11 या 12 लोग अगर दिल्ली जाके बैठे हैं तो मैं तो आपको एक और दावा कहता हूं कि हाजीपुर, जो कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की भैया जननी है, कहिए एक तरीके से हमारी माँ है, हाजीपुर से भी लगभग 50 से 60 लोगों के तो मुझे फोन आ चुके हैं अभी तक, युवा हैं सारे के सारे। कह रहे हैं कि हाजीपुर में जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन है वो बिखरने वाला है, आप उस कुनबे में सेंधमारी करने हम क्यों करेंगे? मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। क्या फोन आ रहे हैं 50-60 लोगों, क्या कर रहे हैं लोग? नाराज हैं लोग, नाराज हैं सब। एक ही सबका एक कॉमन एजेंडा, सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं है, यही बात। अब सम्मान आप नहीं दीजिएगा, तो सम्मान देने के लिए आप उनको ला रहे हैं, 50-60 आदमी को ला रहे हैं। आप आएंगे तो मैं क्यों नहीं स्वागत करूंगा आपके पास? तो आपकी बात हो रही है तो कुछ तो आपने आश्वासन दिया होगा, कोई तो नहीं यूं ही कुछ तो नहीं होता नहीं, क्या आश्वासन देने की जरूरत है? वो अगर अपने घर वापस आना चाहते हैं, उनके संसदीय क्षेत्र के सांसद भी जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। अगर कल, और ऐसे भी आज से 1.5 साल पहले से ही ना अलग हैं, 1.5 से 5, बाकी तो कितने उसमें जो 10-10 साल से हैं। तो अगर वो अपने घर वापस आना चाहते हैं, अगर तो, क्या आपसे बात हुई तो आपको पता चला होगा ना, आना चाहते नहीं आना चाहते? हाँ, तो मैंने तो वही तो आपको कहा कि भाई आना चाहते हैं, पूरी तरीके से आना चाहते हैं। और आपके पार्टी में, मैंने चिराग जी की पार्टी में एक खास तौर पे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम के आगे प्रधान लगा हुआ है, जिन्हें 6% वाला नेता कहा जाता है। उन 6% वाले नेताजी के लिए बहुत बड़ा कहिए कि गतिरोध है, प्रतिरोध है, प्रतिकार है, बहुत कुछ है, लोगों में अंगार भरा हुआ है। आप जब तक अपने कहिए कि नाम नहीं ले रहे हैं आप, निजी रिश्तों पे आधारित या प्रायोजित कार्यक्रम जब तक आप अपने नेता का लगाएंगे, और जो सड़क से लेके जिसने कहिए कि सदन तक आपका साथ दिया, झंडा ढोया, और आपके लिए दिन रात जिस कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना बहाया, उसके घर अगर आप मरनी जीनी में भी अगर आप नहीं जा सकते और घर के जस्ट बगल में जाएंगे, तो वैसे लोग तो विरोध करेंगे ही ना। सिंपल सी बात। नाम आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रधान तक क्यों रुक रहे हैं? महासचिव भी लगा दीजिए, प्रधान महासचिव की तरफ आपका इशारा है, ये क्यों नहीं करते हैं? मुझे कहने की क्या जरूरत है? आप जाइए पता कीजिए 6% वाला काम कौन करता है, आप जाके पता कर लीजिए। मुझे क्या बोल रहे हैं, सर्वविदित फैक्ट है ये, आप पता कीजिए 6% वाले। 6% क्या है? 6% कमाई का हिस्सा गरीब लोगों में बांटते हैं? नहीं, 6% गरीबों से कमाई का हिस्सा लेते हैं, तब जाके उन्हें संसदीय क्षेत्र में उनको सांसद निधि का कार्य मिलता है जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विदित है, ये फैक्ट है। आप किसी से भी आप ऑफ द कैमरा जाके वहां पूछ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वैसे लोग हैं, आरोप लगा रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप चिराग पासवान की पार्टी के महासचिव पर, जो चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं। मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास साक्ष्य भी मौजूद हैं, समय आने पे साक्ष्य जारी कर दूंगा। ये और बड़ी बात कर रहे हैं आप। समय आने पे मैं साक्ष्य के साथ कहूंगा, मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, गंभीरता से कह रहा हूँ। जब होगा देखा जाएगा, मुझे उससे क्या करना। मैंने वहां छोड़ दिया भैया, सिंपल सी बात है। मैं वहां छोड़ के अपने घर वापस आ गया, मैं अपने घर में बेहद खुश हूँ। लोग और जुड़ना चाहते हैं, मैं सबका स्वागत करने को तैयार हूँ। अब जहां वो है, अब जब जो रात गई बात गई, बीत गई बात, सो उस पर क्या मैं उस पर ज्यादा आपने कहा बीत गई सो बात गई, लेकिन आपको याद होगा मयंक जी, जब आप बड़ी जिम्मेवारी लेकर लौटे थे रालोसपा से, आपसे बात हो रही, आपने कहा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हमने आपसे सवाल पूछा था क्यों छोड़ दिया, फिर आज वही सवाल आपसे होगा। बहुत क्लियर नहीं है, आपके इस्तीफे में बहुत कुछ क्लियर नहीं था, ठीक है,
कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई मैंने अभी बेवफा नहीं नहीं, होता। मैं बेवफा शब्द का इस्तेमाल नहीं कहूंगा, मैं बेवफा तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है आप ही के चैनल पे सुबह 10 बजे तक मैंने काम किया है, उनको उन्हीं को डिफेंड किया है। जी, उसके बाद ठीक है मैंने दिन में दिया समय, चीजें चल रही थी, घटनाक्रम चल रहा था। मैंने जैसे कहा कि जब तक कोई आपके पास रहता है वो राजनीति में सम्मान के लिए रहता है, उसको सम्मान चाहिए, उसके काम का रिकॉग्निशन चाहिए। अगर आप के इर्द गिर्द बैठे चाटुकार, दलाल और आपकी मति भ्रम करने वाले लोग अगर हों, जो कि आपके लिए जो अच्छे लोग हैं उन्हीं के प्रति आपके सिर्फ कान भरे जाते हैं, सिर्फ मैं नहीं हूं, मैं तो बस एक बहुत छोटा सा आदमी हूं भाई। वहां पे प्रदेश के स्तर के बड़े नेता, प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने वाले नेता से लेकर के सबकी स्थिति एक ही जैसी है। सबके बारे में कहिए कि वहां पे विचार जो है वो सिर्फ 2 या 3 तंत्र हैं जिनसे उनके पास जाते हैं, वो उसी के आधार पर फैसला लेते हैं। तो विस्तार करना, अगर आपने किसी को कप्तान बनाया है, कप्तान की जिम्मेदारी दी है, तो आपको उसको विश्वास करना पड़ेगा और आपको उस आदमी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एक बात बताऊंगा, जो मेरे पुराने प्रदेश अध्यक्ष जी हुआ करते थे, श्री आदरणीय राजू तिवारी जी, बीच में एक नेता के छोड़ने के बाद से एक व्यक्ति ने छोड़ा, अमर आजाद, जब उन्होंने छोड़ा पार्टी को, हालांकि वो भी दुखी होकर ही छोड़े थे पार्टी को, उन्होंने छोड़ा तो एक इंटरनेट पे एक बकायदा एक वो चल गया, एक मुहिम चल गई राजू तिवारी को गाली देने की। ठीक है, उनको उनके जाति के नाम पे गाली दी गई, उनको उनके बेसिकली सरनेम जो है उनका तिवारी सरनेम के नाम पे गाली दिया गया और भद्दे भद्दे कमेंट हुए, लोगों ने अलग अलग इंटरव्यू दिए, सब कुछ हुए। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते चिराग पासवान जी को अपने कप्तान के लिए 2 शब्द उन्होंने आकर के खड़े हुए अपने कप्तान के कंधे पे हाथ रख के, नहीं है ऐसा, ये बात नहीं है, नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। दूसरी बात कि आपस के संगठन में, मतलब कहिए कि जो भी है संगठन में संगठन के अंदर संगठन आप जो लगातार बना रहे हैं, कॉर्पोरेट वाली पॉलिसी जो चल रही है, कुछ ऐसे भी संगठन बन रहे हैं जिन संगठनों का कहिए कि आपने किसी भी आसपास के अगर आप राजनीतिक दल देखें प्रतिस्पर्धा वाले, तो ना राष्ट्रीय ना क्षेत्रीय किसी भी दलों में आपको वैसे संगठन देखने को नहीं मिले जो कि स्थिति हास्यास्पद करते हैं आपकी। तो जस्ट बिकॉज कि आपको कंपटीशन बरकरार रखना है अपने टीम लीडर्स के बीच में, उन्हें आपस में लड़वा के रखना है ताकि आपको कहीं ना कहीं आपको संगठन का फायदा हो सके, बट वो होता हुआ दिख नहीं रहा। मैं तो खैर वहां देखा हूं बात, आप फलाना संगठन आप छात्र से उठा के युवा में डाल दीजिए, युवा से उठा करके मेन विंग में डाल दीजिए, मेन विंग से उठा करके आईटी में भेज दीजिए। ये केवल वह टोपी ट्रांसफर का गेम करने से नया संगठन नहीं बन रहा है वहां पे। आप मुझे बता दीजिए, नया संगठन अगर बन गया होता तो तारापुर में, जो कि इनका अपना संसदीय क्षेत्र है, और कुशेश्वर स्थान जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी का संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है, दोनों में अंतर देखिए ना, कौन जीता। आप सर, अगर आपका इतना ही बड़ा जनाधार है, सब कुछ है, तो तारापुर की स्थिति इतनी हास्यास्पद नहीं हुई होती। मैं उसे हास्यास्पद इसलिए कहूंगा कि तमाम कहिए कि बड़े बड़े नामों के बाद तमाम सब कुछ कर, इनका नाम भी कोई छोटा नाम थोड़ी है। आप अगर आपके संसदीय क्षेत्र में, जहां की आप जिस वोट प्रतिशत का आप दावा करते हैं कि आपके पास वो है 6% का वोट बैंक है, और उसमें अगर आप वहां जो उस पर्टिकुलर सीट की मैं बात करूं जहां के 15% के आसपास से ऊपर के 15,000 के आसपास, सॉरी, वहां पे पासवान समुदाय के वोटर थे, आपको उनका वोट नहीं मिला। तो स्थिति विकट है सर। सिर्फ इंटरनेट पे लाइक्स के, इंटरनेट के कमेंट के, उसके आधार पे राजनीति नहीं होती। अगर इंटरनेट पे जैसे देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी लोग उन्हें अगला प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इन्हें भी, इनके जो समर्थक हैं, जो विशेषकर 15 से 18 से 20 से 21 साल के जो लड़के हैं, जो कि आपके ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके नजर में आपको बेस्ट सीएम और 2025 का सीएम करार दिया जा रहा है। तो सीएम बनना या संसद में बनना या कहीं भी सरकार बनाने के लिए संख्या बल मायने रखता है। संख्या बल मायने रखने के लिए आपके पास सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार होनी चाहिए, बेंच स्ट्रेंथ होना चाहिए। कहाँ है सर आपके पास? नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपका जो बेंच स्ट्रेंथ हुई, जो फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, जब उनकी इज्जत नहीं है, उन्हें आप नेता बनाने को तैयार नहीं। मुझे खाली बस इतना बता दीजिए कि युवा सम्राट श्री चिराग पासवान जी, क्या अगर मान लीजिए किसी गठबंधन से फैसला अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है, माने समझौता उनका, तो क्या 40 की 40 लोकसभा सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे? उन्हें 40 लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। अगर बिहार में नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान जो हैशटैग चलता, अगर आपको बनाना है, तो आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? आपको कम से कम नहीं तो भैया 243 सीट पर तो आप लड़ेंगे। 243 कैंडिडेट हैं आपके पास जो कि जीत के आ जाए? नहीं है सर, आपने पनपने नहीं दिया है। आपने, मैं आपको क्या कहूं, आपका जो तंत्र है, जो तंत्र काम करता है, जिस तंत्र की सलाह पे सर आप काम करते हैं,
वो तंत्र कभी भी पनपने नहीं देता है ऐसे लोगों को। और जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप है, मैं गिन के उंगली पे अगर आप 10 नाम हटा दीजिए, 11वां नाम आपके पास नहीं है कि जिसको आप चुनाव लड़ा लीजिए उसके बाद करिए। तो जब तक, जैसे कोई भी टीम है, जैसे टीम इंडिया की बात अगर मैं क्रिकेट में बात करूं, अगर हम बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत नहीं करेंगे और हम किन्हीं 4-5 लोगों पे ही विश्वास करेंगे, तो हम 4-5 लोग सीट, ये तो चुनाव है, 4-5 चलिए लीडर आपके पास, 6 लीडर है, सब मैं कहता हूं 10 लीडर है, 10 सीट पे आप सरकार बना लेंगे सर? नहीं बना लेंगे। तो उन चीजों पे सबसे पहली बात संगठन का, कार्यकर्ता का, अपने नेता का, और जो आपके लिए दिन रात लगा है उसका सम्मान जब तक नहीं होगा तब तक संगठन में मजबूती नहीं आएगी। और उनका सम्मान करना वो सीखें, उनको आत्मसात करें, उनकी मुसीबतों के, उनके सुख दुख में उनके साथ हो, दिल से हो उनके साथ हो। यही मेरी उनके लिए दुआएं हैं और शुभकामनाएं। तो चिराग पासवान को शुभकामना दे रहे हैं और ढेर सारी नसीहत भी दे रहे हैं कि सिर्फ इंटरनेट के भरोसे आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपने संगठन को सुदृढ़ नहीं कर सकते। और कुछ आक्रोश भी है, कुछ नाराजगी भी है, भरे पड़े हैं, तो वो आक्रोश बाहर भी आता है वक्त बेवक्त। और पार्टी भी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है जो चिराग पासवान पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तो अब उस पार्टी के बड़े पद पर हैं, बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, एक चिर परिचित अंदाज पहले से है। तो इस इंटरव्यू में वो सब कुछ आपको दिखा होगा और पुरानी पार्टी छोड़ने का जो दुख है, जो क्षोभ है, जो मलाल है, वो भी दिखा होगा। और उपेक्षा का जो दर्द है और उसको लेकर जो गुस्सा है वो भी दिखा होगा इस इंटरव्यू में। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।